हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों इंफॉर्मेशन ऑफ ई गवर्नेंस डिजिटल फाइनेंशियल डिवाइस एंड एप्लीकेशन। मतलब ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। दोस्तों इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस बार के पेपर में। ठीक है, इस बार के पेपर में जो अभी दिसंबर 2025 में हुआ है उसमें इससे देखने को क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए ये टॉपिक भी दोस्तों मस्ट है डिस्कस करना। आइए दोस्तों आज हम इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसी तरीके के और भी इसके बाद भी दोस्तों एक और वीडियो आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों डिफिनीशन ऑफ ई गवर्नेंस। सबसे पहले हम ई गवर्नेंस की डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, मतलब ई शासन की परिभाषा। ठीक है, सभी स्तरों, ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सभी स्तरों पर इंफॉर्मेशन तथा लेन देन संबंधी आदान प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। क्या क्या है दोस्तों? सभी स्तरों पर। सभी स्तरों का मतलब क्या है? जो भी स्तर बन रहे हैं जिसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब उन सभी स्तरों में इंफॉर्मेशन तथा लेन देन संबंधी आदान प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। सेकंड पॉइंट, सरकार तथा राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए, सरकार तथा राष्ट्रीय, राज्य, नगर निगम और स्थानीय स्तरों की सरकारी एजेंसियों के बीच, सरकारी एजेंसियों के बीच, ये मतलब कि एक तरीके से देखिए कि इन सभी के आपस में, इन सभी में आपस में ये चीजें ई गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध है और इसमें लोग लेन देन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नागरिकों और सरकारों के बीच भी। ठीक है ना, जैसे इसमें हम क्या क्या मैंने बताया, सरकार तथा राष्ट्रीय, राज्य, सरकार और फिर ये सब राष्ट्रीय, राज्य, नगर निगम और स्थानीय स्तरों, और यहाँ पे नागरिक और सरकार के भी बीच में लेन देन उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस का लक्ष्य क्या है? इंफॉर्मेशन की पहुंच और उपयोग के माध्यम से नागरिकों को क्या सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण है। ठीक, अब इस तरीके के दोस्तों आप ये ना समझिए कि बहुत कठिन डिफिनीशन है, नहीं दोस्तों, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। ये वर्ड डायरेक्ट छपे मुझे मिले हैं, तो इसलिए मैं इन वर्डों को भी आपके सामने रखा हूं कि इस तरीके के वर्ड आए तो आप जो है इनको कठिन ना समझ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहां पे देखिए ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में कौन कौन यहाँ पे प्रोसेस होता है, तो पीपल भी जुड़ा है और रिसोर्स भी जुड़ा है और टेक्नोलॉजी भी जुड़ा है ई गवर्नेंस से। समझ में आया? आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के प्रकार। ठीक है, पहला इसमें देख लीजिए, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब G2C, गवर्नमेंट द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं। एग्जाम्पल, खैर ई गवर्नेंस से बहुत बार कंप्यूटर ऑपरेटर में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहां पे देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ETC। यहां पे देखिए गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब G2B की बात कर रहा है। गवर्नमेंट और व्यापारिक संगठनों के बीच सेवाएं। ठीक है, सेवाएं, एग्जाम्पल लाइसेंस जारी करना, टेंडर प्रक्रिया, ये सब ये इसमें आता है। ठीक, आगे देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब G2G। ठीक है, विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेट एंड इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। ठीक है, यहां पे देखिए डेट और क्या है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। एग्जाम्पल, जैसे पुलिस और न्यायालय के बीच में समन्वय, राज्यों और केंद्र के विभाग के बीच में जानकारी शेयर करना। दोस्तों जब ये टॉपिक मैं खत्म कर लूंगा तो इसके जस्ट बाद ही इसका MCQ डाल दूंगा एक वीडियो में, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आप किस तरीके से इसमें इस MCQ बन रहा है वो आपके दिमाग में फीड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई मतलब G2E, यहां पे देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए ई सेवाएं।
एग्जाम्पल जैसे वेतन पर्ची, अवकाश आवेदन, पेंशन सेवाएं, ठीक है, और कर्मचारी पोर्टल ईटीसी इसमें आते हैं। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान मतलब एनईजीपी के बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय ई शासन योजना, एनईजीपी योजना क्या है? 2003 से 7 के बीच में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सरकार द्वारा देश में ई शासन की दीर्घकालीन वृद्धि के लिए, ठीक है, सभी राज्यों सेवाओं को एक आम आदमी के आसपास सामान्य सेवा आपूर्ति करना, मूलभूत जरूरतें वहनीय कीमतों पर दक्षता पूर्वक, पारदर्शी और विश्वसनीय रूप से आदान प्रदान करना। समझ में आया? यहाँ पे देखिए, एनईजीपी की संरचना 3 लेयर होती है। इसमें एनईजीपी की संरचना में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल लेयर होती है, टेक्नोलॉजिकल लेयर होती है, और तीसरी क्या है दोस्तों? हमारा यूजर लेयर होता है। ठीक है, तीनों लेयर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इस बार के न्यू प्लेलिस्ट में जो भी चेंजेज हुए हैं वहां से भी आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं। और इस तरीके के सिलेबस दोस्तों, इस सिलेबस की जहां बात करें, सिलेबस में आप छोटे छोटे टॉपिकों में ये चीज का डिस्क्राइब कर दिया गया। उसके अंदर बहुत से मतलब ज्यादा टॉपिकों से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जिससे लोग बाग उन क्वेश्चनों को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन वो छोड़ना नहीं है, अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो जरूर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, एनईजीपी के तहत बांटी जाने योग्य संरचना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बुनियादी स्तर पर सेवा की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपूर्ति प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र सीएससी होता है, ठीक है। और राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क मतलब कि एसडब्ल्यूएन में आता है, और राज्य आंकड़ा केंद्र में एसडीसी आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहां पे देख लीजिए आप, जैसे ये ई गवर्नेंस में यहाँ पे रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है और पीपल है। मतलब इतने ना रहे ई गवर्नेंस में, ठीक है, कि हम रिसोर्स की बात कर लें, टेक्नोलॉजी कौन सी है और पीपल कौन से हैं और प्रोसेस कौन से हैं, सब आप एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन एरिया ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, सार्वजनिक शिकायत, ग्रामीण सेवाएं, पुलिस, सामाजिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, समाचार सेवाएं, कृषि क्षेत्र, जनोपयोगिता भुगतान मतलब बिलिंग, वाणिज्य, सरकार, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क लगभग खत्म ही मैंने कर दिया था, अभी उसका एमसीक्यू आना बाकी है। ठीक है, लेकिन ये भी मतलब इस तरीके के भी टॉपिक मेरे तैयार हैं, तो मैं सोचा कि इसको करवा देता हूं और इसका एमसीक्यू भी दे देता हूं, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड तो फिलहाल पुराने प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी को वन टाइम पिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वन टाइम पिन के नाम से जाना जाता है। बहुत ओटीपी आता है ना दोस्तों। अगर इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपके जीके टाइप में भी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, यह कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग होता है जो केवल एक बार लॉगिन या ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग होता है। आपके पास जब भी ओटीपी आता है तो एक बार ही वो प्रयोग होता है, दोबारा वो प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो भी आप जो आपने मोबाइल अटैच कर रखे हैं वही मोबाइल पे ओटीपी आता है। और आजकल तो दोस्तों आपके पास जैसे नेट बैंकिंग वगैरह है, तो हर बार आपको जितनी बार आपको लॉगिन करना है उतनी बार आपको ओटीपी से ही उसको खोलना पड़ेगा। और दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो, ओपन हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओटीपी जनरेट करने के लिए कई सॉफ्टवेयर या उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, मोबाइल फोन, ईटीसी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड, बहुत फेमस चीज है क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड को जापानी कंपनी डेसो वेब द्वारा 1994 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा 1994 में, ठीक है, बनाया गया था। 2 डायमेंशनल बारकोड होता है, ये कितने डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल बारकोड होता है। या डिजिटल डिवाइस पढ़ा जा सकता है, वह जानकारी को स्टोर करता है। डिजिटल डिवाइस को पढ़ा जा सकता है और वह जानकारी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जा सकता है। इसका उपयोग प्रायः प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ट्रैक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्यूआर कोड का इतना ज्यादा उपयोग अब होने लगा है कि हर एक, आपको बता दें कि कोई सा भी आप, यहां तक कि मार्कशीटों में भी आप क्यूआर कोड ही पाएंगे अब, ठीक है। पहले की मार्कशीट की बात नहीं करता हूं, नई मार्कशीट सब में आप क्यूआर कोड पाएंगे। तो अब समझ रहे हैं, कुछ दिन में आपके नोट में कहीं क्यूआर कोड ना आने लगे, मैं तो ये सोच रहा हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे देखिए, या क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर एक्सिस के रूप में इंफॉर्मेशन रखते हैं। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा तब आप समझ में आएंगे। इसमें 2953 मतलब 2953 बाइट्स तक का डेटा क्या हो सकता है, स्टोर किया जा सकता है। पहले देखिए बार कोड आता था किसी प्रोडक्ट को एक्सेस करने के लिए, उसमें इतनी सारे डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड के सबसे छोटे एलिमेंट को मॉड्यूल कहा जाता है, ठीक है। एक क्यूआर कोड ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, डायरेक्शन, पैटर्न, टाइमिंग पैटर्न, पोजीशन, डायरेक्शन, पैटर्न, टाइमिंग पैटर्न, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन से क्या होता है, बना होता है, जिसमें एरर करेक्शन लेवल होते हैं, एरर करेक्शन लेवल। अब ये डायग्राम आप देखे होंगे, अब बहुत अच्छी से आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये इस तरीके के बॉक्स, आप कोई सा क्यूआर कोड खोलिए आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये दोस्तों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को लाने के लिए और यहां से लाइनिंग बनाने के लिए होता है। यहां पे देखिए, ये है दोस्तों ये है पोजीशन टैग, इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन टैग। और ये है फॉर्मेट इंफॉर्मेशन के लिए लाइन, ये देखिए, ये ऐसे गया है, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन। डाटा जो फीड होता है वो दोस्तों इन जो ये जो खाली स्थान यहाँ पे पड़े होते हैं, यहाँ पे आपको डाटा मिलेंगे, डाटा यहाँ पे स्टोर रहते हैं। टाइमिंग पैटर्न क्या है, ये देखिए, ये जो डॉट 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 लाइन इधर उधर गई है ना, ये है टाइमिंग पैटर्न के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट पैटर्न कहाँ से निकालेंगे, ये देखिए अलाइनमेंट पैटर्न के लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अलाइनमेंट पैटर्न के लिए, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए वर्जन इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, सॉरी अलाइनमेंट पैटर्न मैंने गलत बता दिया है। अलाइनमेंट पैटर्न यहाँ से एक्सिस, पहले सही बताया था, यहाँ से एक्सिस करने के लिए होता है, ये है अलाइनमेंट पैटर्न ऐसे। लेकिन ये जो मैंने बताया था इसके प्रीवियस में, ये है दोस्तों वर्जन इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये वर्जन इंफॉर्मेशन के लिए होता है। समझ में आया, इतनी बातें क्यूआर कोड में समझ में आया। अब इसको आप मोबाइल में गूगल से डाउनलोड करके भी इसको अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए पोजीशन डायरेक्शन पैटर्न होता है, अलाइनमेंट पैटर्न होता है, मार्जिन होता है, टाइमिंग पैटर्न होता है, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन होता है, एरर करेक्शन कोड होता है, ठीक है, एरर करेक्शन कोड होता है। आगे देखिए यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में देखिए यूपीआई के द्वारा जो बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंकिंग फीचर्स को प्रदान करती है। एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंकिंग फीचर को प्रदान करती है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर, ठीक है। यह मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल मनी ट्रांसफर, मतलब कि 24/7 और 365
दिन, ये 10 नहीं है, दिन होता है, दिन होता है। या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे गूगल पेमेंट, फोन पे, पेटीएम, ये सब आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांजैक्शन लिमिट, यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट प्रति 1 लाख होती है। ठीक है, 1 लाख तक एक दिन में आप यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो, ध्यान रखना, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। यहां पे देखिए, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में क्या है भैया, आजकल तो बहुत चल रहा है आधार से पैसे को निकालना। ठीक है, वही है दोस्तों पेमेंट सिस्टम। यहां आधार भुगतान सक्षम प्रणाली मतलब एईपीएस, कम लागत वाली एक्सेस माइक्रो एटीएम पर इंटर ऑपरेटेबल तरीके से रखी गई कम लागत वाले डिवाइस को बेसिक फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करती है। यह प्रणाली भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित की गई है, जिसके माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट आदि आवश्यक बैंकिंग लेन देन करने की अनुमति मिलती है। समझ में आया? आगे देखिए, यह ग्राहकों को अपने आधार नंबर का उपयोग करने और पॉइंट टू सेल या माइक्रो एटीएम पर आधार वेरिफिकेशन प्रदान करके पेमेंट करने की क्या करता है, अनुमति देता है। समझ में आया? आइए, आरबीआई ने एईपीएस के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। कुछ बैंकों ने प्रतिदिन अधिकतम लेन देन की सीमा 50,000, अधिकतम लेन देन की सीमा कितना, 50,000 निर्धारित की है। एईपीएस द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं जैसे इंटर बैंक और इंट्रा बैंक मोड दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, कैश विथड्रॉ, ठीक है, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, ये सब सेवाएं दोस्तों इसमें उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के सामान खरीदने की अनुमति देता है। क्रेडिट कार्ड में एक तरीके से कहिए दोस्तों, बैंक आपको लोन देता है। ठीक है, ये मैंने कैसी बात कहा? हाँ दोस्तों, बैंक आपको लोन देता है क्रेडिट कार्ड में। यदि आप टाइमली इसका भुगतान नहीं कर पाए ना, तो अच्छी खासी ब्याज भी जोड़ता है। इसी तरीके से बैंक का फायदा होता है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए, प्रत्येक कार्ड में यूनिक नंबर होता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पेमेंट करना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के सबसे सामान्य तरीकों में से एक होता है। ठीक है, सबसे सामान्य तरीकों में से एक होता है। यहाँ पे देखिए, क्रेडिट कार्ड का ये मैंने इसको लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड देख लीजिए। डेबिट कार्ड खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए कस्टमर टू चेकिंग अकाउंट से पैसे काटता है। कस्टमर टू चेकिंग अकाउंट से क्या करता है, पैसे काटता है। इसे चेक कार्ड भी कहा जाता है। ये है दोस्तों आपका क्या है, ये डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड फिलहाल सभी के पास होता है। यहाँ पे देखिए, बैंक ब्रांचिंग होता है, जो भी डेबिट कार्ड हो कहता है, इसमें स्मार्ट चिप लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, कार्ड नंबर यहाँ पे देखिए दिया होगा 16 अंकों का, और कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे दिया रहेगा, और पेमेंट नेटवर्क लोगो दोस्तों यहाँ पे होगा। ये मास्टर कार्ड का ऐसे लोगो होता है। ये क्या है दोस्तों, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड का ऐसे लोगो होता है, और स्मार्ट चिप इसमें यहाँ पे होती है। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं। अब ई वॉलेट क्या है, इसको देखिए। ई वॉलेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है जिसका उपयोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन किए गए लेन देन के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का प्रीपेड अकाउंट होता है जिससे यूजर भविष्य के किसी भी
ऑनलाइन लेन देन के लिए पैसे जमा कर सकता है। ठीक, अब वेरियस वॉलेट पेमेंट गेटवे किस तरीके हैं इसे देख लीजिए। जैसे पेटीएम है, साइट्रस वॉलेट है, एसबीआई बडी है, मोबीक्विक है, ठीक है, ITZ कैश है, ऑक्सीजन वॉलेट है और HDFC पेजअप है, ठीक है, और ICIC पॉकेट्स है। ये सब वेरियस वॉलेट पेमेंट गेटवे हैं दोस्तों, इनका भी आप उपयोग कर सकते हो। अब इंटरनेट बैंकिंग क्या है इसको समझिए। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक कस्टमर वेबसाइट का प्रयोग करके बैंक का पूरा हिसाब देख सकते हैं तथा उसका लेन देन भी कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए आप, ये आपका लॉगिन आईडी देता है और पासवर्ड देता है, लेकिन आजकल आप ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग में भी दोस्तों आपको OTP डालना होगा, इंटरनेट बैंकिंग में भी। ठीक, यहां पे देखिए आप, नेफ्ट क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नेफ्ट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेता है नेफ्ट का। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है इसका फुल फॉर्म। या देश में इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरण करने का एक तरीका है। नवंबर 2005 में आया है, ठीक है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होने के कारण प्रति घंटे के हिसाब से स्वचालित होती रहती है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, जैसे कंपनी हुआ, बैंक शाखा से उसी बैंक की शाखा में किसी व्यक्ति या कंपनी के खाते में पैसे क्या होता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई न्यूनतम या अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, कोई न्यूनतम या अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है दोस्तों नेफ्ट। नेफ्ट का प्रोसेस क्या है, फंड ट्रांसफर प्रोसेस कैसे करता है। यहाँ पे सेंडर है, सेंडर बैंक, और यहाँ पे देखिए दोस्तों पूलिंग सेंटर है, और यहाँ पे क्लियरिंग फी करता है सेंटर, और यहाँ पे क्या है, रिसीवर बैंक है, और ये है दोस्तों रिसीवर जिससे आप रिसीव कर पाते हो। नेफ्ट का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, दोस्तों बहुत बार यहां से पूछा गया है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC कोड प्रत्येक बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है। या 11 कैरेक्टर का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है दोस्तों। 4 कैरेक्टर अल्फाबेट होते हैं जो कि बैंक के नाम, ये जो 4 कैरेक्टर हैं दोस्तों, ये बैंक के नाम को दर्शाते हैं। इसी कोड का 5वां जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा 0 होता है दोस्तों, और अंतिम के 6 अंक बैंक के ब्रांच कोड को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, IFSC कोड का प्रयोग नेफ्ट, RTGS, IMPS की सुविधा के लिए किया जाता है। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, ये है IFSC कोड, जैसे SBIN 0050292 है इसका कोड, ठीक है, SBIN 0050292। ठीक, समझ में आया। आगे नेक्स्ट, RTGS कहते हैं ना कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। RTGS से भेजी गई रकम उसी समय प्राप्तकर्ता के खाते में बिना किसी समय अंतराल के जमा हो जाती है। इसके द्वारा 2 लाख या इससे अधिक राशि भी भेजी जा सकती है। 2 लाख या इससे अधिक राशि भी क्या की जाती है, भेजी जा सकती है। यहां पे देखिए, ये है दोस्तों RTGS और नेफ्ट दोनों का ये ब्यौरा दिया हुआ है। एक तरफ RTGS है और एक तरफ नेफ्ट है।
अच्छा, आरटीजीएस जिसको एक तरीके से कहिए जिसको जो पसंद होता है दोस्तों, जिसको जो आसान लगता है, जिसके बारे में जो जानता रहता है वो उसी को यूज करता है। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। हाँ, इसके बाद इसका आपको MCQ भी मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।